हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सेशन के शुरुआत में कहना चाहूँगा, तमन्नाओं का क्या है, ख्वाब थोड़ी ज़्यादा रखो। कभी गिरे कभी संभले, कभी गिरे कभी संभले, लेकिन खड़े होकर चलना और चलकर आगे बढ़ना, और बढ़ने में मेहनत थोड़ी ज़्यादा रखो। ठीक है, तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कभी गिरो तो संभल जाओ, फिर संभल कर उठो और खड़े हो, और हर बार मेहनत करो और आगे बढ़ने की कोशिश किया करिए। देखिए, हमारा काम है, आपका काम है मेहनत करना है। ठीक है, रास्ते पर चलना, मंजिल मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, देखिए चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग कल डीएनए के बारे में पढ़े थे, उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोगों को पढ़ना है राइबोस। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ना है। हमको किसके बारे में पढ़ना है? तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में हमें आज पढ़ना। ठीक है, मैंने कहा था कि सेल का मैं एक एक पार्ट इतना तरीके से आपको पढ़ा दूंगा कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे सेशन को शेयर करिए। ठीक है, जो सेशन मैं पढ़ा रहा हूँ आप सभी को, आप उठा कर देख लीजिए कि इस तरह से कोशिका के बारे में आज तक कभी नहीं किसी मतलब इतना डिटेल कोई नहीं पढ़ाया होगा जितना डिटेल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़िए, लेकिन उसको एकदम अच्छे से तैयार भी करिए और लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, लोगों तक शेयर करिए ताकि उन तक भी चीज़ों को पहुँचाया जा सके, उन्हें भी बताया जा सके कि हाँ। और क्या है, पैसा तो ले नहीं रहा हूँ। और दूसरी चीज़, जो भी 10 लोग 12 लोग 15 लोग देखते हैं, प्लीज़ लाइक भी किया करिए। मेरे चैनल को लाइक करिए और थोड़ा शेयर करिए। आप 15 लोग, एक एक लोग को भी शेयर करेंगे तो 30 होंगे मेरे पास, अगर उसमें जुड़ेंगे। ठीक है, इसी तरह से कारमा बढ़ेगा। ठीक है, मैं तो कोई पैसा ले नहीं रहा हूँ। आप बड़े बड़े कोचिंगों में, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंगों में पैसा दे रहे हैं, मैं तो नहीं ले भी नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, लोगों तक पहुँचाइए ताकि उनको आसानी हो या उनको मिले, मदद मिले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमें पढ़ना है आज आरएनए पढ़ना है। ठीक है, आरएनए के बारे में पढ़ना है। ठीक है, राइबो, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया था, आज हम लोग आरएनए के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें समझ में। और मैंने जब को सेल पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि 3 टाइप के होते हैं, एक एम टाइप का होता है, एक टी टाइप का होता है, एक आर टाइप का। आज क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो फिर है, चलते हैं, शुरू करते हैं सेशन का। देखिए, यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक, ठीक है, पदार्थ होता है। यह अम्ल जो होता है, देखिए मैंने क्या कहा, फिर से सुनिएगा। यह जो अम्ल है केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, समझ में आई बात? यानी यह अम्ल केवल कुछ जो विषाणु होते हैं, विषाणु का ही आनुवांशिक पदार्थ है। यानी कुछ ऐसे विषाणु होंगे जिनके अंदर का आनुवांशिक पदार्थ उसके नेक्स्ट जो उनका जो प्रोडक्ट होगा या जो बच्चा होगा या जो भी संतति होगा, उसमें ये आनुवांशिक पदार्थ हो जाने का काम करते हैं, ये कह रहा है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचना को डिकोड करने, हमारे शरीर में यह डीएनए की जो सूचना होती है उसको डिकोड करने में एवं उन सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। ठीक है, ये भी हमारे भी शरीर में है ये, लेकिन ये क्या करता है, जो डीएनए होता है उसको डिकोड करने का काम करता है। और सुनवान जो सूचनाएं होती हैं उनको क्या करता है, तो क्रियान्वित करने का कार्य करता है। ठीक है, इन सूचनाओं से ही, जो ये सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं से ही क्या होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। देखिए आरएनए का काम क्या, मैंने कहा था एक, मतलब मैं जब कुछ चैप्टर पढ़ा, इसमें कुछ टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बोला था, उसमें बोला था कि आरएनए का अभाव होता है लेकिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लेकिन जब आप ये सुनेंगे कि आरएनए के जरिए ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो ये एक अलग चीज़ें हैं। तो कहते हैं ना कि कई चीज़ें होती हैं जो कहते हैं कि हमें ध्यान देना है, तो चीज़ों को अंतर भी देखना है कि कहाँ पर आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है और कहाँ पर आरएनए
आरएनए के अभाव के बावजूद भी प्रोटीन है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि इस अम्ल में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, इस अम्ल में ठीक है राइबोस शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। जिस तरह से डीएनए में थे उस तरह से इसमें भी है। यहाँ डीएनए में थाइमीन क्षार की जगह पर क्या है, यूरेसिल नामक क्षार होता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, यहाँ डीएनए में थाइमीन क्षार की जगह पर, यानी यहाँ जो डीएनए होगा और जिसमें इसमें मतलब जिस डीएनए में जो आरएनए है उसमें डीएनए थाइमीन क्षार की जगह पर क्या है, तो यूरेसिन नामक क्षार है। जबकि अन्य क्षार समान होते हैं, जैसे डीएनए में होता है उसी तरह से आरएनए में होता है। दोनों न्यूक्लिक अम्लों को हम जैविक अणुओं की श्रेणी में रखते हैं। जो दोनों न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, उनको हम किस में रखते हैं, तो जैविक अणुओं के रूप में हम रखते हैं। ठीक है, पहली चीज हो गई। अब सुनिएगा, दूसरे जैविक अणु प्रोटीन हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट हो जाएंगे, वसा हो जाएगा और विटामिन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, तो प्रोटीन हो जाएंगे, वसा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, विटामिन हो जाएंगे। ये सारी चीजें हो गए। अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। एक होता है जो मैसेंजर का काम करता है, यानी मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए होता है। एक होता है टीआरएनए जिसे ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। फिर उसका होता था आरआरएनए होता है जो राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना है एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए पढ़ना है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज, ठीक है, जो इनकी खोज, जो ये आरएनए इसकी खोज जो किया था वो फ्रेड, ठीक है, रिच ने किया था। फ्रेड रिच ने किया था और फ्रेड रिच मीसर जो थे उन्होंने इसकी खोज 1868 में की थी। कब की थी, 1868 में की थी। गुणसूत्रों के अनुवांशिक, ठीक है, गुणसूत्रों का अनुवांशिक वाहक इसे कहा जाता है। जीन भी क्रोमोसोम का एक भाग होता है, ये भी जानते हैं हम। ठीक है, जीन भी क्या है, क्रोमोसोम का एक भाग होता है। तो जो हमें इंपॉर्टेंट इसमें लगेगा हम उतना ही आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आरएनए के बारे में, राइबोन्यूक्लिक अम्ल के बारे में। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, क्या होता है, यह केवल कुछ विषाणुओं का ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। हमने क्या पढ़ा, पहला, यह केवल कुछ आनुवांशिक केवल कुछ विषाणुओं का, सॉरी, यह केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ होता है, यह कुछ केवल विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, यह क्या करता है, तो डीएनए को डिकोड करने का काम करता है। ठीक है, फिर सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का काम करता है और सूचनाओं से ही प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, देखिए, यह डीएनए को डिकोड, क्या लग गया भाई, यह डीएनए को डिकोड करने का कार्य करता है तथा आनुवांशिक, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थों या कहा जा सके आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है, तो आनुवांशिक लक्षणों को आगे की ओर क्या करता है, क्रियान्वित करने का, यानी आनुवांशिक लक्षणों को क्रियान्वित करने का काम करता है। ठीक है, लक्षणों को क्रियान्वित करने का कार्य करता है।
आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना को क्रियान्वित करता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए चौथा क्या कहता है, चौथा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें किस तरह का क्षार पाया जाता है। सारी चीज़ें जैसे डीएनए में होता है सेम होता है उसी तरह से इसमें भी, लेकिन इसमें यूरेसिल नामक क्षार पाया जाता है। ठीक है, इसमें आरएनए में यूरेसिल नामक क्षार पाया जाता है। यूरेसिल नामक क्या होता है, तो क्षार पाया जाता है। यूरेसिल नामक क्या होता है, क्षार पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, यूरेसिल नामक क्षार पाया जाता है। ठीक है, बस इतना, जितना इसमें आपको देखने को मिल रहा है इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको जानना जरूरी था। अब हम चलते हैं कि डीएनए आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए हमें देखने को मिलते हैं। आरएनए कितने प्रकार के देखने को मिलते हैं, तो 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, आरएनए कितने प्रकार के मिलते हैं, तो 3 प्रकार के आरएनए देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा, आरएनए 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस समय इधर गर्मी बहुत है भाई। ठीक है, देखिए पहला क्या है आपका, तो पहला है mRNA। ठीक है, mRNA कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, mRNA। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्या कहते हैं, तो मैसेंजर। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है, तो अमीनो एसिड का क्या होता है, निश्चित क्रम बनाता है। यह अमीनो एसिड का एक क्या करता है, निश्चित क्रम बनाता है। अमीनो एसिड का क्या बनाता है, एक निश्चित क्रम बनाता है। कौन बनाता है, तो mRNA अमीनो एसिड का एक निश्चित क्रम बनाता है। क्या बोला भाई, तो सुनिएगा ध्यान से, फिर से सुनिएगा। mRNA यानी मैसेंजर आरएनए क्या होता है, तो यह अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। कैसे निश्चित क्रम बनाता है, उसके बारे में भी जानने की आपको ज़रूरत है कि किस तरह से निश्चित क्रम को बनाता है। तो यह केंद्रक के बाहर क्या करता है, विभिन्न आदेश लेकर, ठीक है, विभिन्न आदेश को लेकर अमीनो अम्ल को चुनने का काम करता है। ठीक है, विभिन्न आदेशों, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर, केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर अमीनो एसिड को चुनने का काम करता है, यानी निश्चित क्रम बनाता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि यह अमीनो एसिड का क्या करता है, निश्चित क्रम बनाता है। यह अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर विभिन्न आदेशों को लेकर अमीनो एसिड को
चुनने का कार्य करता है। ठीक है, देख लीजिए भाई, mRNA यह अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। mRNA यह अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यह अमीनो एसिड का एक निश्चित क्रम बनाता है। ठीक है, निश्चित क्रम बनाने के साथ साथ केंद्रक के बाहर, ठीक है, आदेशों, विभिन्न आदेशों के अनुसार क्या करता है, अमीनो एसिड को चुनने का, यानी अमीनो अम्ल को चुनने का कार्य करता है या मदद करता है। ठीक है, ये हो गया कौन, mRNA। अब tRNA क्या करता है, तो tRNA क्या करता है, तो ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे, ट्रांसफर आरएनए। दूसरा हम पढ़ने चल रहे हैं ट्रांसफर आरएनए, tRNA। ठीक है, ट्रांसफर आरएनए। अब ये ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, ये ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं उनके बारे में सुनिएगा। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है उसके बारे में सुनिएगा। ट्रांसफर आरएनए क्या करते हैं, तो यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, राइबोसोम तक, अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह सबसे छोटा आरएनए है। देख लीजिए, सभी mRNA, tRNA और rRNA में tRNA सबसे छोटा क्या है, आरएनए है। ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह सबसे छोटा आरएनए है। यह सबसे छोटा आरएनए है। यह सबसे छोटा आरएनए है। ठीक है, यह क्या है, यह बेटा सबसे छोटा आरएनए है। ठीक है, यह सबसे छोटा आरएनए है। हमने पढ़ लिया mRNA, tRNA। अब हम लोग पढ़ेंगे rRNA। क्या पढ़ेंगे, राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोमल आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने तीसरा लिख लेना है अभी। ठीक है, तो ये है rRNA। ठीक है, rRNA, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। अब ये क्या करता है, एक तो क्या करता है, चुनने का काम करता है। ठीक है, निश्चित क्रम बनाता है कौन, टी क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। अब राइबोसोम, यह राइबोसोम पर पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। यह राइबोसोम पर पाया जाता है। यह राइबोसोम पर क्या किया जाता है, पाया जाता है। यह राइबोसोम पर पाया जाता है और क्या करता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, इसको देख लीजिए mRNA। mRNA क्या करता है, तो अमीनो एसिड को निश्चित क्रम में, अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। केंद्र के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर अमीनो एसिड को चुनने का कार्य करता है, किस क्रम में रखना। इसलिए tRNA क्या करता है, तो अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये सबसे छोटा आरएनए होता है। rRNA जो होता है, ये राइबोसोम पर पाया जाता है और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है।
है, ये हो गया आपका तीनों प्रकार के आरएनए हो गए। तीनों प्रकार के क्या होते हैं, आरएनए हो गए ये, ठीक है। तीनों प्रकार के आरएनए, आपके आरएनए के बारे में आपने क्या कर लिया है, जान लिया है, ठीक है। तीनों प्रकार के आरएनए के बारे में आप जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत की मतलब चीज़ें नहीं हैं। अब हम लोग चलते हैं, हमें पढ़ना है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ना है। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में पढ़ना है। चलिए, चलिए देखिए, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतः प्रद्रवीय जालिका के बारे में हमें जानना है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में हमें जानना है बेटा। अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में जानना है, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, जालिका इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में जानना है। अंतःप्रद्रवी क्या है भाई, अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में हमें जानना है। अब ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा तभी आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। देखिए, यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यह पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है बेटा, तो पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कि मैंने बोला अभी कि ये दोनों में पाए जाते हैं। किसमें किसमें पाए जाते हैं, तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। पहला चीज हो गया कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो पोर्टर द्वारा की गई थी। सबसे बड़ी कोशिका अंग है ये, सबसे बड़ी कोशिका अंग है, ठीक है। तीन चीजें बताई, जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। पहली चीज ये हमने बता दिया। हमने ये बताया कि इसकी खोज पोर्टर ने की थी। किसने की थी, तो पोर्टर ने की थी, ठीक है। इसकी खोज पोर्टर ने की थी। किसने किसने की थी, तो पोर्टर ने की थी। और ये सबसे बड़ी कोशिका अंग है, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य यानी जो कोशिका द्रव्य होता है और केंद्रक में, ठीक है, भरे द्रव्य में जाल के समान फैली होती है। यानी कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक में, कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक में भरे द्रव, मतलब कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में जो द्रव भरा होता है उसमें जाल के समान क्या होती है, फैली होती है। जाल के समान क्या होती है, फैली होती है। ये जाल परस्पर समांतर ढंग से, ठीक है, समांतर ढंग से लगी चपटी नलिकाओं से बना होता है। समांतर ढंग से, समानांतर, एक के ऊपर एक लगी चपटा, मतलब चपटा होता है, इस तरह से वो ऐसे ऐसे मतलब बनी होती है। इस तरह से इसमें क्या होता है, बना होता है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य वसा प्रोटीन का संश्लेषण करना, वसा का और प्रोटीन का क्या करना, संश्लेषण करना। पहली चीज, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करती हैं। यही जो वसा और प्रोटीन होता है, यही विभिन्न झिल्ली जैसे केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली दोनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ईआर दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो हमने कहा ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। मैंने क्या कहा, यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है,
ठीक है। यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक है, यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पॉर्टर ने की थी। इसकी खोज पॉर्टर ने की थी। इसकी खोज पॉर्टर ने की थी। ठीक है, इसकी खोज पॉर्टर ने की थी। ठीक है, ये और क्या करता है, तो यह कोशिका में सबसे बड़ा अंग है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, यानी सबसे बड़ी कोशिका अंग है। यह सबसे बड़ी कोशिका अंग है। यह सबसे बड़ी कोशिका अंग है। यह सबसे बड़ी कोशिका अंग है। याद रखिएगा, यह सबसे बड़ी क्या है, कोशिका अंग है। याद रखिएगा, अपने दिमाग में भरते जाइए। ठीक है, और क्या बोला था, मैंने बोला कि यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के अंदर जो द्रव होता है उसमें जाली के रूप में, यानी जाली के समान या जाल के समान फैली होती है, समानांतर और चपटी ढंग से फैली नलिकाओं के रूप में दिखाई देती है। मैंने बोला यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव में जाल के समान फैली होती है। जाल के समान फैली होती है। जाल के समान क्या होती है बच्चा जी, फैली होती है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव में, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव में जाल के समान फैली होती है। यह समानांतर और चपटी नलिकाओं के रूप में क्या होती है, दिखाई देती है। यह परस्पर समांतर चपटी नलिकाओं के रूप में फैली होती है। ठीक है, फैली होती है। ठीक है, समझ में आई बेटा जी, समझ में आई बात कि क्या होती है, समानांतर फैली होती है। ठीक है, देखिए यह जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज पॉर्टर ने की थी। यह सबसे बड़ी कोशिका अंग है। यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव में जाल के समान फैली होती है। यह परस्पर समांतर चपटी क्या होती है, समांतर चपटी नलिकाओं के रूप में क्या होती है, फैली होती है। समांतर चपटी नलिकाओं के रूप में क्या होती है, फैली होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। इसका मुख्य कार्य वसाओं और क्या प्रोटीनों का क्या करना, संश्लेषण करना है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य देखिए ये हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इसका मुख्य कार्य प्रोटीनों तथा वसाओं का संश्लेषण करना है, जिससे किसका किसका निर्माण होता है, तो कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण होता है, जिससे कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है।
कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो कोशिका झिल्ली केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है। किसकी वजह से होता है, तो जो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वसा तथा प्रोटीन का निर्माण करता है, उन्हीं की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ईडी जो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। कौन, तो ईडी। ईडी क्या है, दो प्रकार का होता है। एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें ए डालिएगा, ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है बी जो है वो क्या है, रफ, ROUGH, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्या होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बातों को समझिएगा, बस यहीं पर चीज़ें क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी रेटिकुलम यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, वैसा ER, ठीक है, यानी ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का क्या करता है, संश्लेषण में सहायक होता है। कौन, स्मूथ। स्मूथ में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, स्मूथ में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यह केवल वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संश्लेषण करता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संश्लेषण करता है। यह है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है यह क्या करता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है और ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। कौन, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं ताकि चर्चा आपको तैयार रहे, याद रखें। पहला स्मूथ यानी SED लिख देता हूं मैं, पूरा लिख देता हूं, अच्छा आपको स्मूथ, स्मूथ, चलिए इसे ED लिख देता हूं, ठीक है, स्मूथ, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कह रहा हूं, कह रहा हूं कि इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, यह वसा और कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संश्लेषण करता है। यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, यह वसा तथा कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, संश्लेषण करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, इसी में जो मेन है बस वही लिखिए आप, फालतू चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। ROUGH, रफ ED। ठीक है, चलिए अब ये क्या है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है और ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यह ER में इस ER में राइबोसोम पाया जाता है तथा इसमें
प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इसमें प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है। इसमें प्रोटीन का क्या होता है? संश्लेषण होता है, या प्रोटीन के संश्लेषण में ये सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में लिख लीजिए, इसमें यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। प्रोटीन के संश्लेषण में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, समझ में आई बात? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, आपने इसमें अच्छे से चर्चा किए हैं। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। हमने ये सीख लिया, अब हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैक्यूल यानी रसधानी के बारे में पढ़ा जाता है कि रसधानी क्या होती है। ठीक है, चलिए। इधर गर्मी आज बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो भी अक्टूबर में। अच्छा, एक चीज़ और है, सरकार प्राइमरी की उन स्कूलों को बंद कर रही है। सीधी बात, जो साफ बात है, मुझे किसी का डर नहीं है, कहने में कोई लाज नहीं, कोई डर नहीं। ठीक है, बंद हो जाए, भाड़ में जाए। लेकिन मैं ये साफ कहना चाहता हूँ, सरकार ने ये न्यूज़ निकल के आ रहा है, सरकार ने ऐसा कहा, दस्तावेज जारी किया है, जिसमें ये लिखा गया कि जहाँ पर 50 से कम बच्चे होंगे वो प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि जो छोटे मतलब गरीब तबके के लोग हैं वो पढ़ नहीं पाएंगे, उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। आखिर सरकार या ये देश बना किसके लिए है? उन्हीं लोगों के लिए बना है। ये देश एक मतलब हर वर्ग के लोगों को मिलाकर बना हुआ है, और हर वर्ग को जीने का, अच्छी शिक्षा का पाने का क्या कहते हैं हक है कि नहीं है, ये सरकार से पूछने की चीज़ है। दूसरी चीज़, सरकार 50 से कम बच्चे, अगर मैं कह रहा हूँ कहीं पर 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, सरकार वहाँ स्कूल चलाए। यही चीज़ हमारे पटेल जी, गांधी जी, अंबेडकर जी का सिद्धांत था। ठीक है, कि हम शिक्षा से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये सरकार, साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि ये सरकार उन स्कूलों को बंद करे जहाँ 50 से कम बच्चे हैं। मतलब मिला जुला कर हमारा पेट भरे, बाकी जनता जो है वो भाड़ में जाए, उससे हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पर पढ़ते किसके बच्चे हैं? साफ शब्दों में सुन लीजिए, यहाँ पर पढ़ते हैं वो बच्चे जिनके माता पिता या तो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या जातीय रूप से कमज़ोर हैं। ठीक है, छोटी जाति के, साफ शब्दों में कह रहा हूँ, वही पढ़ते हैं। और यहाँ पर अच्छे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। और अगर इनको सिर्फ इतनी तकलीफ है तो फिर क्या करें? इनको देश से निकाल दें, या तो इनको ख़त्म करें। ठीक है, साफ शब्दों में है ये चीज़। ये गलत है तो गलत है। ठीक है, हर इस चीज़ का विरोध करिए, इस चीज़ को गलत माना जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर आपके गांव में एक भी ग्रामीण क्षेत्र में आपके अगर ऐसे स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उसका सरासर विरोध करिए। ठीक है, एप्लीकेशन डालिए सरकार के लिए, और उसके बाद विधायक को पकड़िए अपने, कि हमारे यहाँ का प्राथमिक विद्यालय क्यों बंद हो रहा है। चाहे वो बड़े तबके के लोग हों, चाहे वो छोटे तबके के लोग हों, चाहे वो किसी भी जाति के धर्म के लोग हों, लेकिन इस पर बात करें, प्लीज़ बात करें। ठीक है, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट कहे चाहे ना कहे, मैं इस चीज़ को खुल के कहता हूँ, और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई पे चलते हैं। ठीक है, वैक्यूल के बारे में जानते हैं। ठीक है, वैक्यूल के बारे में जानते हैं। ठीक है, ना मुझे राजनीति करनी है, ना राजनीति से मेरा कोई लेना देना है, लेकिन अगर गलत चीज़ होगी, चाहे जिसकी सरकार रहेगी, मैं विरोध करूँगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए वैक्यूल। ठीक है, क्या पढ़ना है हमको? तो वैक्यूल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैक्यूल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वैक्यूल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में क्या जानना है, तो ध्यान से सुनिएगा। इसको कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं? रसधानी। ठीक है, रसधानी कहा जाता है। और ये केवल और केवल किस में पाया जाता है? तो पादपों में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। ठीक है, बिहार जैसा छोटा सा राज्य इतनी भर्तियां दे रहा है, और यूपी जैसा इतना बड़ा राज्य में भर्ती ही नहीं है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। मतलब हर चीज़ पर
नियंत्रण, हर चीज़ को, वो चीज़ जो मतलब आम जनता के लिए लाभदायक है, उन हंस चीज़ों को क्या किया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो और इसका विरोध करिए। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए क्या कह रहा हूँ, पहला पहला क्या कह रहा हूँ, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। देखिए, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, यह एक झिल्ली से घिरी होती है, यह एक झिल्ली से घिरी होती है, जिस झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जिस झिल्ली को क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यह सिर्फ एक झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। यह सिर्फ एक झिल्ली से घिरी होती है, इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है और ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, रस, देखिए रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। क्या कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। इसमें एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं, जिसे कोशिका रस कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका रस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, तो कोशिका रस कहा जाता है। ठीक है, झिल्ली जो होती है उसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। कोशिका रस में क्या क्या होता है इसके बारे में सुन लीजिए। तो जल होता है, खनिज होता है, लवण, यानी खनिज लवण होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये तीन चीज पाया जाता है। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, देखिए कोशिका रस में जल, खनिज लवण तथा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पाया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, ये चीज, इतनी चीज इसमें पाया जाता है। ठीक है बेटा जी, समझ में आई बात, समझ में आया कि नहीं आया। ये रही आपकी, क्या कह रहे हैं, हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, वैक्यूल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये चीज हमने जान लिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्या है कि परासरण क्या होता है। परासरण बहुत पूछा जाता है। ठीक है, परासरण क्या होता है, परासरण किस तरह से कार्य करता है, ये हमें पढ़ना है। तो परासरण पढ़ लेते हैं। ठीक है, परासरण को हम केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, आपको घबराइएगा नहीं, परासरण को हम केमिस्ट्री में भी पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, पहले ये हो गया आपके पास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए,
परासरण, किसके बारे में पढ़ना है? परासरण के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ना है। सुनिए क्या होता है इसमें, देखिए क्या होता है कि इसमें दो भिन्न सांद्रता वाले, ठीक है, फिर से सुनिएगा, दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच, ठीक है, एक विशेष प्रकार का विसरण क्रिया पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया पाई जाती है, यानी गति जैसी क्रिया पाई जाती है, ठीक है। ये कह रहा है इसमें परासरण के बारे में। और ये होता कब है, किस तरह से होता है? तो एक अर्धपारगम्य झिल्ली के जरिए होता है, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें विलायक के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक ही लाइन में खत्म करना चाहूँगा, एक दो लाइन में क्या कह रहा है ध्यान से सुनिए। दो भिन्न सांद्रता वाले, ठीक है, अणुओं के बीच, या कहा जाता है कि घोलों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार का विसरण देखने को मिलता है। इसमें दो भिन्न प्रकार के घोलों के बीच, ठीक है, विसरण की क्रिया, ठीक है, दो भिन्न प्रकार के घोलों के बीच होने वाली, ठीक है, बीच होने वाली विशेष प्रकार की विसरण क्रिया देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें घोल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए, लाइट आ जाती है, 2 मिनट से। ठीक है, क्या रहा है कि उच्च, देखिए हमने लिखा है कि इसमें घोल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सांद्रता। अब छोटा सा एक मतलब पॉइंट है, उसको हम लोग जान लेते हैं, बस उसके बाद ये समझिए कि एकदम खत्म, ठीक है, आज सेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपसे मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ पढ़िए, ठीक है, मेरे जो चैप्टर हैं वो पढ़िए, जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं प्लीज़ कमेंट करिए, मैसेज करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे जितने भी मतलब जो भी टॉपिक हैं, अगर कहीं कमी है वो भी बताइए, ठीक है, जो छूट रहा है वो भी बताइए। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जीन, बस उसके बाद ये आज ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका परासरण हो गया। चलिए आइए देखते हैं जीन के बारे में। जीन के बारे में देखना है कि जीन क्या होता है। देखिए जीन जो होता है मेनली जो होता है, देखिए जीन में आरएनए और डीएनए दोनों की भूमिका होती है, लेकिन डीएनए आरएनए कहाँ होता है और डीएनए केवल किस में होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले समझते हैं, देखिए जीन में क्या होता है, तो जीन क्या करता है, पहला अगर बात करें तो ये अनुवांशिक इकाई है। जीन क्या है, एक अनुवांशिक इकाई है, ठीक है।
जीन आनुवांशिकता की एक क्या है, इकाई है, या आनुवांशिक की इकाई है। इकाई है, आनुवांशिक की इकाई है। ठीक है, जीन क्या है, आनुवांशिक की इकाई है। ठीक है, जीन क्या है, आनुवांशिक की इकाई है। ठीक है, कह रहा है कि जीन डीएनए का वह भाग है जो विशिष्ट कार्य को क्या करता है, संपादित करता है। किसी विशिष्ट कार्य को क्या करता है, संपादित करता है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है, संपादित करता है। तो किसी विशेष कार्य को संपादित करता है। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्लियर है, दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये तो हो गया केवल हम जब ह्यूमन की बात करते हैं। वायरस में जीन, ठीक है, डीएनए और या आरएनए दोनों में से किसी एक से बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केवल डीएनए का बना होता है। मैंने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। वायरस जिसे विषाणु कहते हैं, वायरस में जीन डीएनए या आरएनए का बना होता है, जबकि मानव में केवल डीएनए का बना होता है, डीएनए का बना होता है। ठीक है, डीएनए का बना होता है या डीएनए का बना होता है या डीएनए के द्वारा बना होता है, बस इतना ही जानते रहिए। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका जीन के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो आप तक पहुंच गई। आज ये कोशिका सेल खत्म हो गया, ये सेल खत्म हो गया। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये जितने मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं ये सारी टॉपिक आप पढ़िएगा। ठीक है, अभी आने दीजिए, मैं जितना चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपका एग्जाम होने से पहले टेक्नीशियन का, एनटीपीसी का, ठीक है, उसके बाद आपका जो टीचर का भर्ती है, आप इसको रिवाइज करते रहिएगा। मैं इस पर आपको क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, आपको रिवाइज कराकर क्वेश्चन भी दूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि सभी चीज़ों का, देखिए आज ये समय जो है आपके लड़ने का समय है, इस समय हार मानकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी मेरे गांव में ही एक मतलब थे जो अधेड़ उम्र के थे, अभी क्या कर लिए, सुसाइड कर लिया। ठीक है, देखिए किसी चीज़ का मतलब सलूशन या कहा जाए कि सुसाइड या अंत नहीं करना होता या गलत काम नहीं होता। किसी चीज़ का अंत गलत काम से या सुसाइड से नहीं होता है। ठीक है, जीवन मिला है लड़ने के लिए मिला है, मानव जीवन पाए हैं लड़िए। मेरी माँ कहती हैं कि जीवन मिला है ना तो इसमें संघर्ष करिए। आप अगर किसी चीज़ से परेशान हैं तो उससे लड़िए। वो परिस्थिति आज है कल बदल जाएगी। अगर दिन है तो रात होगी, रात है तो दिन होगा। ठीक है, सुख है तो दुख आएगा, दुख आएगा तो सुख आएगा। ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन हम आप क्या करते हैं, हार जाते हैं। हार नहीं मानना है। ठीक है, अभी मैं मतलब पिछले 6 महीनों के बीच में मेरे ऊपर वो चीज़ गुजरी है ना, कभी अगर आप लोगों के बीच में कामयाब हुआ या आप लोग मुझे प्यार देते हैं, अगर मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ, कभी मौका मिलेगा तो मैं ये जो 6 महीने जो बीते हैं ना मेरे, मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा और ईमानदारी से बताऊंगा कि मेरे जीवन में 6 महीने किस तरह के बीते हैं। अभी मैं 2-3 महीने बीच में एकदम गायब हो गया था, आप लोगों ने देखा वो जो स्थिति मेरी बीती थी ना, वो मैं कभी अगर
भगवान अगर आप लोगों के बीच में रखा और आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, ठीक है, आप उस लायक मुझे बनाते हैं, तो सब कुछ आपके सामने रखूँगा कि जीवन में क्या मैंने झेला है, ठीक है। तो मेहनत करिए, कभी पीछे मत हटिएगा, ठीक है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, ठीक है। कह दिया ना कि जीवन में हर कठिन से कठिन, हर मुसीबत का हल है, ठीक है। कितनी भी मुसीबत आपके लाइफ में आ जाए, लेकिन उसका हल है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जीवन में सिर्फ 2 ही लोग आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, एक माँ और एक बाप, इनके अलावा कोई नहीं। एक बंदा था, मतलब जिससे मतलब बात होती थी, वो मतलब जैसे इलाहाबाद में पढ़ता था, हम लोग प्रयागराज में थे, तो वो हर हफ्ते, ठीक है, मतलब सैटरडे को, अच्छा, पूरे हफ्ते में लगातार पढ़ता था, गजब की पढ़ाई करता था, गजब की पढ़ाई करता था, ठीक है। और अभी भी मतलब है, मतलब पढ़ाई कर रहा है और सिविल की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और छोटी सी जॉब भी लग गई है। लेकिन वो हर हफ्ते सैटरडे को शाम को ट्रेन पकड़ता था और बनारस आ जाता था, ठीक है, हम बनारस में रहते हैं, बनारस आ जाता था और फिर संडे रहता था, फिर सुबह मंडे को वहाँ पहुँच जाता था। हम लोग वो ये कहते थे कि यार जब तुम पढ़ने आए हो तो यहाँ भाग भाग के घर क्यों जाते हो, और यही शिकायत उसके घर वाले भी करते थे। लेकिन जब उसने मुझसे मतलब एक बार अचानक से हम लोग बैठे थे, तो वो मतलब उसके आँख में आँसू आ गया और बोला ना कि जानते हो कि मैं क्यों घर जाता हूँ? क्योंकि मैं अपने जीवन में सिर्फ 2 ही लोगों को जानता हूँ जो मुझे दिल से प्रेम करते हैं, और वो है मेरे माँ-बाप, ठीक है? और उसमें मेरी माँ बहुत ज़्यादा। जब मैं हर सैटरडे को जाता हूँ ना, तो उनको जब देखता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अलग सी ऊर्जा पैदा होती है कि नहीं, इसके लिए करना, ये वो लड़की है, ठीक है? जो मेरे जीवन में मुझे मुझे मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम किया है। इसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम किया, इसके लिए बदलना है और किसी के लिए नहीं बदलना है। तो आप याद रखिए, आप अपने माँ-बाप के बारे में सोचिए, ठीक है? जीवन में किसी के बारे में मत सोचिए, सब निर्धरा है। कभी बात होगी तो बताऊँगा कि जीवन में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। बहुत एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? एक हस्बैंड का मतलब एक लड़की का पति मर जाता है, तो कोई और उसका पति हो जाता है, सब टाइटल बदल जाते हैं, कोई और हो जाता है। अगर किसी लड़के की पत्नी मर जाती है, तो कोई और पत्नी हो जाती है। लेकिन कभी भी एक माँ जो होती है, वो कभी नहीं कहती कि नहीं मेरा बेटा था या ये अब मेरा बेटा नहीं है, ठीक है? भले वो एक्सपायर कर जाए, लेकिन वो उसके साथ माँ का नाम जुड़ा रहता है। उसी तरह से आपके माँ-बाप का नाम कभी आप नहीं बदल सकते, आप किसी दूसरे को माँ नहीं कह सकते। लेकिन आप आज आप किसी कंडीशनवश आज आपकी पत्नी कोई और है, तो कल कोई और हो सकती है, ठीक है? मर भी सकता है इंसान, डिवोर्स भी हो सकता है, लेकिन माँ-बाप कभी नहीं बदलने वाले हैं। माँ-बाप हमेशा जुड़े रहते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और बहुत मतलब चीज़ें बहुत कुछ हैं, कभी मौका मिलेगा तो बात होगी आपसे, लेकिन उस लायक जब पहुँचूँगा तब बताऊँगा, ठीक है? तो प्लीज़ मेहनत करिए, अपने माँ-बाप को देखिए, उनको देखकर आगे बढ़िए, और प्लीज़ ये अच्छी चीज़ें हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, उन बच्चों तक पहुँचाइए जिनके पास संसाधन की कमी है, जो गाँव में रहते हैं, ठीक है? छोटी-सी मोबाइल में पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनके तक ये वीडियो पहुँचे, उन्हें मिले वीडियो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत-बहुत धन्यवाद।